नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं लक्ष्मी उपाध्याय। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी रंजना। देखिए, आज का जो मुद्दा है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि चुनावों को लेकर सरगर्मियां हर ओर तेज होती हुई नजर आ रही है। और जब बात महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की होती है और कुछ ही दिन में मतदान ऐसे में होना है, और वो कहते हैं ना कि राजनीति में साम दाम दंड भेद हर पैतरा अपनाया जाता है और लक्ष्य होता है सिर्फ जीत। रोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहन, लगातार हम चर्चा कर ही रहे हैं अलग अलग मुद्दों पर। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सियासत जिस तरीके से गरमाई होगी, लेकिन ये जो देखना है बहुत दिलचस्प है। उद्धव ठाकरे शिवसेना के गढ़ सीट पर अपने जाते हैं, रैली को संबोधित करते हैं और वहां पर एकदम से लहजा बदल जाता है। अब तक तो तीखा हमला वो कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी पर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना पर, लेकिन एकदम से लहजा बदल गया और कह रहे हैं कि आप साथ नहीं देंगे तो हम संन्यास ले लेंगे, बाकी और कोई हमें घर नहीं बिठा पाए। बिल्कुल रंजना, आप देखिए शिवसेना की राजनीति हम जानते ही है, कट्टर हिंदूवादी पार्टी और बाल साहब ठाकरे की राजनीति हमने देखी है। और शिवसेना में बंटवारे के बाद जिस तरह से उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं अब, पहले तो हमलावर थे महायुति पर, लेकिन अब कहीं ना कहीं बैकफुट पर जाकर दिख रहे हैं। और इसकी वजह वही है, बाबा का वो बयान, बटोगे तो कटोगे। और जाहिर तौर पर बटोगे तो कटोगे बयान से, इस नारे से उद्धव ठाकरे की पार्टी, उनके फैक्शन को, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि जिस तरह से बीजेपी और खास तौर पर महायुति हिंदू अल्पसंख्यक वर्सेस बहुसंख्यक का जो बीजेपी ने कार्ड खेला है, और इसके चलते अभी तक जो हिंदू वोट बैंक कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ एकमुश्त नहीं जा रहा था। वो लोकसभा चुनाव के नतीजे ने ये बताया कि एकमुश्त आपका वोट बैंक नहीं जा रहा, लिहाजा आप बटोगे कट्टे को क्यों इस्तेमाल किया कि आप एकजुट हो जाइए। तो अब अगर हिंदू वोट बैंक एकमुश्त बीजेपी के साथ जाता दिख रहा है तो उद्धव ठाकरे को डर सता रहा है कहीं ना कहीं। क्योंकि आप देख ले, कांग्रेस है, मुस्लिम आरक्षण की बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं हिंदू जो वोटर्स है वो कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी से तो खुद को दूर करने की कोशिश। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर रोहन ये भी है कि अब उद्धव ठाकरे जब एकनाथ शिंदे उनसे अलग हुए थे और शिवसेना को लेकर भी, नाम को लेकर भी जो जंग हुई थी, वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थे कि विधानसभा चुनावों में तो हमें ही वोट मिला है, अब आप बीच में अलग होकर अपनी सरकार जरूर बना रहे हैं। और बीच बीच में भी जब वो दम भरते हुए नजर आए, और हाल फिलहाल ही आप चुनाव प्रचार की रैलियों को आप देख ले, एकदम तीखे तौर पर हमलावर होते हुए नजर आए। मतलब जब आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि जनता आपके साथ है, आपको वोट दिया गया, आपके साथ धोखेबाजी हुई, आपसे अलग हुआ गया, मैंडेट को गलत साबित किया गया, तो डर किस बात का है? फिर आप जनता के सामने जाकर बोल रहे हैं अगर आप वोट नहीं दीजिएगा तो हम संन्यास ले लेंगे, मतलब डर किस बात का? मुझे ये भी लगता है, जैसा कि रंजना ने कहा, 2019 का अगर मैं इन सीटों का रिजल्ट देखती हूँ, चूंकि ये पूरा ही क्षेत्र उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना थी उसका गढ़ माना जाता था, ये बाला साहेब का गढ़ माना जाता था, जहां लोकसभा चुनाव में आपको हार का सामना करना पड़ा, लिहाजा आपको समझ आया कि यहाँ का वोटर आपसे छिटक रहा है। लेकिन 2019 में चूंकि शिवसेना अविभाजित थी, यानी कि विभाजित नहीं हुई थी, और बीजेपी के साथ आप लड़े थे, लिहाजा यहाँ की जो 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 पे यहाँ बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने उस वक्त जीत हासिल की थी। क्या इस वक्त ऐसा लग रहा है क्योंकि शिंदे का बीजेपी के साथ होना, महायुति का हिस्सा होना, और दूसरा बीजेपी का उस गढ़ में मजबूत होना, ये कहीं ना कहीं अपने गढ़ की सीटों को बचाने के लिए बड़ी चुनौती नजर आ रही है उद्धव ठाकरे को? देखिए लक्ष्मी, कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी के साथ हैं, पहले की तरह इस बार भी। और सबसे पहली बात ये कि महाविकास अघाड़ी से कहीं ना कहीं हिंदू वोटर्स जो हैं वो खुद को दूर पा रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि कांग्रेस हिंदुओं के लिए उतने मुखर होकर आवाज नहीं उठा रही है। जिस तरह से मुस्लिम आरक्षण की बात कर रही है, 10% आरक्षण, राम मंदिर के मुद्दे पर भी बीजेपी ने खूब घेरा, तमाम मुद्दों पर आप जवाब नहीं दे पाए। बिल्कुल, हमने देखा भी। तो ये तो मुद्दा है। पालघर मुद्दा आप देख लें, पालघर के मुद्दे पर घिरी आपकी सरकार। वक्फ बोर्ड, उस वक्त आप सरकार में थे जी, वक्फ बोर्ड को लेकर आप देख लें, ये तमाम मुद्दे तो हैं ही। लेकिन उद्धव ठाकरे अभी कुछ महीनों पहले तक बीजेपी पर किन मुद्दों को लेकर हमला बोल रहे थे? जोड़तोड़ की राजनीति, इसके अलावा आप तमाम चीजें देख लें। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी बीजेपी जिस तरह से बटोगे तो कटोगे और प्रो हिंदू कार्ड खेल रही है, तो उद्धव ठाकरे वही बैकफुट पर जा रहे हैं। उन्हें लग रहा है, अब आप देख लें उद्धव ठाकरे का जिस तरह से नाम। एक सवाल मेरा ये भी, रोहन माफी चाहूंगी रोका मैंने, क्या उद्धव ठाकरे को ये समझ में आ रहा है कि कांग्रेस के साथ जाने का उनको घाटा हो सकता है? कांग्रेस के साथ ही नहीं, AIMIM के साथ जिस तरह से अभी नाम जोड़ा जा रहा था, मुस्लिम वोट बैंक, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे
हिंदू वोट बैंक के छिटकने के बाद वो कहीं ना कहीं उस गैप को भरने के लिए मुसलमान वोटर्स की तरफ रुख करने का सोच रहे थे। हालांकि एमवीए में ओवैसी की पार्टी शामिल तो नहीं हुई। लेकिन एक संदेश, एक मैसेज तो चला गया हिंदू वोटरों में। उद्धव के फैक्शन के साथ जो भी अभी वोटर जुड़े हुए थे, हिंदू वोटर, उनके तरफ एक मैसेज तो चला गया। और यही वजह है कि अब उद्धव साहब अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और जनता से और रोहन कहीं ना कहीं बड़ा कारण शायद इसका ये भी है कि अब जब उद्धव ठाकरे सामने आते तो हाल फिलहाल उन्होंने बैक चेकिंग का मुद्दा उठाया। मुझे लगता है कि जनता बहुत ज्यादा समझदार है और जो लोकसभा चुनावों के नतीजे भी लक्ष्मी हमने देखा कि सामने आए, बावजूद उन तमाम बड़े बड़े मुद्दों के जो जमीनी स्तर के मुद्दे थे वो भारी पड़े और वो मैंडेट में देखने को भी मिला। उन्होंने बैक चेक को लेकर ये कहा कि भाई बाला साहिब भी ये कहते थे कि अगर आप प्रधानमंत्री हैं तो आप किसी एक पार्टी के नहीं हैं, आप देश के हैं, आपको नहीं आना चाहिए। लेकिन जब मेरे बैक चेक हो रहा है, मैं किसी पार्टी का मुखिया हूं, तो आप देश के मुखिया हैं। उनका जो उनका कहना था वो स्पष्ट ये था कि अगर एक पार्टी के मुखिया का बैक चेक हो सकता है तो जाहिर है कि आप वहां देश के मुखिया के तौर पर नहीं आ रहे हैं, आप वहां एक पार्टी के मुखिया के तौर पर आ रहे हैं। तो आप भी उन तमाम गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए जो दूसरों के लिए करते हैं। और लक्ष्मी, खास बात ये है ना कि जब आप कतार में पीछे खड़े हैं तो आपको अपने तेवर नरम रखने होते हैं। लेकिन जिस तरह से भी हमने हाल ही की घटना देखी, उद्धव ठाकरे जिस तरह से सरकारी अफसरों पर बरस पड़े और अपने तेवर दिखा रहे थे, गरम तेवर जो है, तो वो एक तरह से एक बहुत बड़ा मैसेज कहीं ना कहीं जनता में से जाता है। ये भी रीजन है रोहन, क्योंकि मैं पहली बार देख रही हूँ कि ठाकरे वर्सेस ठाकरे, आदित्य ठाकरे के सामने पहली बार राज ठाकरे की पार्टी अमित ठाकरे हैं। हमने कभी शायद ऐसा नहीं देखा है कि ठाकरे परिवार के सामने किसी ठाकरे परिवार दूसरे राज ठाकरे की पार्टी का कोई कैंडिडेट हो। तो ये एक बड़ी चुनौती इस बार है। बिल्कुल लक्ष्मी, और शायद यही वजह है कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे समझ रहे हैं इस बात को और जान भी रहे हैं, और शायद यही बैकफुट पर, हालांकि खुल के वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लग जरूर रहा था कि एक सिंपैथी वोट बैंक उनके साथ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से तस्वीरें भी सामने आ रही है और जो मतदान की तारीख के भी पीछे खिंचती, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ओवरऑल इम्पैक्ट उद्धव ठाकरे उनकी पार्टी पर साफ तौर, क्योंकि जब पार्टी का मुखिया इस तरीके से भावुक हो जाता है और इमोशनल हो जाता है, हालांकि इमोशनल होना हमने कई बड़े नेताओं को देखा, हमने प्रधानमंत्री तक को इमोशनल होते हुए देखा है, लेकिन जब चुनाव इतने करीब है, जहां पर नेक टू नेक आप एकदम तीखे प्रहार कर रहे हैं और एकदम से जब आप बैकफुट पर आते हैं, मुझे लगता है कि वो जो कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर आपके लिए जो लड़ रहा है ना, ये उसका भी कॉन्फिडेंस डाउन करता है कार्यकर्ताओं का, और पार्टी वर्कर्स का मनोबल तो डाउन होता ही है। तो मेरा सवाल यही था रोहन कि ठाकरे वर्सेस ठाकरे क्या सबसे बड़ी चुनौती, हालांकि विभाजित हुई शिवसेना, एकनाथ शिंदे, बीजेपी, ये तो एक बड़ी चुनौती है ही, लेकिन आदित्य ठाकरे के सामने दूसरे ठाकरे का होना ये एक बड़ी चुनौती मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे के लिए है। और ये कह देना रिजल्ट आने से पहले कि अमित शाह या मोदी मुझे घर नहीं बिठा सकते, लेकिन अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं संन्यास ले लूंगा। देखिए लक्ष्मी, सबसे बड़ी बात ठाकरे वर्सेस ठाकरे, राज ठाकरे वर्सेस उद्धव ठाकरे की जो आपने बात कही, तो सबसे पहले हमें उस दौर में जाना पड़ेगा जब शिवसेना में टूट हुई और दो धड़ों में शिवसेना बट गई। उस समय मुझे लगता है उद्धव ठाकरे ने एक सबसे बड़ी गलती ये की कि वो अपने भाई के पास नहीं गए। एरोगेंस कहीं ना कहीं और वो घमंड, अहंकार, उस समय अगर वो राज एमएनएस का साथ लेना चाहिए, एमएनएस का साथ अगर उस समय उन्होंने लिया रहता, क्योंकि आज देख लीजिए शिंदे की राजनीति क्या है, वो आज भी बाल साहब ठाकरे के नाम पर ही राजनीति कर रहे हैं और उनका जो भी दल है शिवसेना शिंदे गुट, तो उन्हीं के नाम पर चल रहा है। अच्छा, एक बात और मैं कहूंगी कि ज्यादातर आपने देखा होगा कि लोगों के जहन में ये सवाल रहता है कि जो औरा उद्धव ठाकरे के पिताजी यानी बाला साहिब ठाकरे का था, वो तेवर हिंदू हृदय सम्राट के रूप में जो वो जाना जाते थे, उसकी एक झलक राज ठाकरे में लोगों को नजर आती है, लेकिन उद्धव ठाकरे में वो शायद अब जब वो महाविकास अघाड़ी का हिस्सा हो गए तो बिल्कुल नजर नहीं आती। तो अगर उस समय राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आगे रहते तो आज तस्वीर कुछ अलग होती, वरना आप देख लें अब महायुति अगर इस बार सरकार में आती है तो मुझे नहीं लगता है कि एकनाथ शिंदे भी ज्यादा बीजेपी उन्हें लेकर कैरी ऑन करेगी। बिल्कुल, और उसके संकेत भी अमित शाह दे चुके हैं अपनी रैलियों में भी और घोषणा पत्र जारी करने के दौरान भी, जहां पर वो कहते हैं कि जीत के बाद तमाम घटक दल जो है वही मिल बैठकर मुख्यमंत्री तय करेंगे, जिस पार्टी की ज्यादा सीटें होंगी उस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। और ये अजीत पवार की शरद पवार की ओर से भी यही कहा गया कि जिस पार्टी की ज्यादा सीटें होंगी उसका मुख्यमंत्री होगा। हालांकि ये तस्वीर तो मतगणना के बाद साफ हो ही जाएगी कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इजाजत दीजिए, नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।